टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा दोनों की ईवी मार्केट को लेकर ना अलग अलग स्ट्रैटेजी है। सो इसमें कौन जीत रहा है और कौन इवेंचुअली जीतेगा, डेटा क्या बताता है? सेकेंडली, मार्क जकरबर्ग एआई पर हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं, लेकिन इतना पैसा आखिर रिकवर कैसे होगा? अब शायद इसका जवाब मिल गया है, और ये इंडिया के अंबानी और अडानी के बीच की इंपॉर्टेंट राइवलरी दिखा रहा है। एंड लास्टली, इंडिया के श्रिम्प एक्सपोर्टर्स को यूएस टैरिफ से बड़ा झटका लगा और उनके सबसे बड़े इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट मार्केट से शिपमेंट्स लगभग 17% डाउन हो गए। लेकिन फिर एक्सपोर्ट्स ने अडेप्ट कैसे किया? हाय एवरीवन, मैं हूं महर्षि। वेलकम बैक टू मार्केट्स टुडे, जहां हम आपके पोर्टफोलियो को इंपैक्ट करने वाले स्टोरीज को डीकोड करते हैं। और अगर आप हर सुबह ऐसे डेटा पैक स्टोरीज देखना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहली स्टोरी में हम देखेंगे कि इंडिया का ईवी मार्केट अब सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स बेचने की रेस में नहीं रहा, अब असली कंपटीशन स्ट्रैटेजी का है। और इस रेस में सबसे बड़े दो इंडियन ऑटो प्लेयर्स टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा बिल्कुल अलग अलग गेम प्लान के साथ उतर रहे हैं। एक कंपनी वॉल्यूम और स्केल पर बेट कर रही है, जबकि दूसरी कंपनी प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर और प्रॉफिटेबिलिटी पर। महिंद्रा का मानना है कि अगले 5 सालों में उसके ईवी बिजनेस का मेजर फोकस प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवीज पर होगा। कंपनी बॉर्न इलेक्ट्रिक ई एसयूवीज पर बेट कर रही है, यानी ऐसे व्हीकल्स जो शुरुआत से ही इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म के लिए डिजाइन किए गए हैं, ना कि पेट्रोल या डीजल मॉडल्स को कन्वर्ट करके बनाए गए हैं। और महिंद्रा का टारगेट FY31 तक अपने पोर्टफोलियो में टोटल 6 बॉर्न इलेक्ट्रिक ई एसयूवीज लाना है। कंपनी का बिलीफ यह है कि प्रीमियम पोजीशनिंग और डेडिकेटेड ईवी प्लेटफॉर्म्स उसे कंपटीशन के बीच भी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। और FY26 के नंबर्स भी इसी स्ट्रैटेजी को रिफ्लेक्ट करते हैं। महिंद्रा के ई एसयूवी बिजनेस ने सिर्फ 50,835 व्हीकल्स बेचकर लगभग 15,089 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया। और इस सेगमेंट में कंपनी ने 9.1% एबिटा मार्जिन और 2% EBIT मार्जिन भी रिपोर्ट किया है। रेवेन्यू मार्केट शेयर के हिसाब से कंपनी इंडिया का नंबर 1 ई एसयूवी प्लेयर है। और दूसरी तरफ टाटा मोटर्स का ऑब्जेक्टिव इंडिया में ईवी अडॉप्शन को ही स्केल अप करना है। इसी वजह से उसकी स्ट्रैटेजी ब्रॉडर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और हायर वॉल्यूम्स पर बेस्ड है। कंपनी टारगेट कर रही है कि डेकेड के एंड तक उनके टोटल पैसेंजर व्हीकल सेल्स के अराउंड 30% ईवीज के थ्रू आए। FY26 में टाटा के इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल बिजनेस ने 13,410 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 63.8% ज्यादा था। मतलब वॉल्यूम्स भी 43% बढ़ के 92,179 व्हीकल्स तक पहुंच गए। वॉल्यूम के बेसिस पर टाटा इंडिया का सबसे बड़ा पैसेंजर ईवी प्लेयर है। तो एक तरफ महिंद्रा कम बट हायर वैल्यू व्हीकल्स बेच के प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस कर रहा है, और दूसरी तरफ टाटा का यह बिलीफ है कि अगर ईवी मार्केट को जेन्युइनली एक्सपांड करना है तो वाइडर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और लार्जर स्केल जरूरी होगा। और इसी वजह से एनालिस्ट भी डिवाइडेड है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इंडिया में ईवी अडॉप्शन एक्सपेक्टेड स्पीड से बढ़ता है तो टाटा को उसके ब्रॉडर पोर्टफोलियो और हायर वॉल्यूम्स का एडवांटेज मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ एनालिस्ट का यह भी कहना है कि महिंद्रा का डेडिकेटेड बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म फ्यूचर कंपटीशन को बेटर हैंडल कर सकता है और प्रीमियम पोजीशनिंग उसके मार्जिन्स को स्ट्रॉन्गर बना सकती है। तो अब सवाल यह है कि क्या फ्यूचर वॉल्यूम ड्रिवन होगा या फिर प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवीज मार्केट का बिगेस्ट ग्रोथ इंजन बनेंगे? आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। दूसरी स्टोरी में रिपोर्ट्स के मुताबिक मेटा अपनी एक्स्ट्रा एआई कंप्यूटिंग कैपेसिटी को एंटरप्राइज क्लाइंट्स को लीज पर देने का प्लान कर रहा है। और इसका इंपैक्ट सिर्फ ग्लोबल क्लाउड मार्केट पर नहीं, बल्कि इंडिया के दो सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स रिलायंस और अडानी की एआई रेस पर भी पड़ सकता है। अब तक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की रेस में अडानी ग्रुप काफी एग्रेसिवली मूव कर रहा था। कंपनी हाइपरस्केल डेटा सेंटर्स बना रही है और गूगल के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप भी सिक्योर कर चुकी है। और अगर आप अडानी के एग्जिस्टिंग बिजनेसेस देखते हैं, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पावर प्लांट्स, तो आपको लगेगा कि डेटा सेंटर्स ना उनके लिए एक नेचुरल एक्सपांशन लगते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना उनकी स्ट्रेंथ है। लेकिन इसी बीच अब रिलायंस भी एआई को अपने फ्यूचर ग्रोथ इंजन के रूप में देख रहा है। रिलायंस चाहता है कि उसका टेलीकॉम और डिजिटल बिजनेस जियो प्लेटफॉर्म्स टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी के रूप में और भी स्ट्रांग पोजीशन में आ जाए। और इंटरेस्टिंगली, मेटा ऑलरेडी जियो प्लेटफॉर्म्स में 9.99% स्टेक भी होल्ड करता है। इसीलिए अब इंडिया में एआई इंफ्रा की राइवलरी अडानी गूगल वर्सेस रिलायंस मेटा हो गई है। और इस राइवलरी के पिलर्स हैं सस्ती और रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी। और इसी वजह से अडानी गुजरात में $100 बिलियन के एआई कंप्यूट पुश के अंडर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है। वहीं रिलायंस भी एक मैसिव 5.5 लाख एकर्स का ग्रीन एनर्जी फैसिलिटी बना रहा है, जो कंपनी के मुताबिक कंप्लीट होने के बाद दुनिया के लोवेस्ट कॉस्ट राउंड द क्लॉक ग्रीन पावर सोर्सेस में से एक हो सकता है। प्लस रिलायंस ने मेटा के साथ पार्टनरशिप भी अनाउंस की है, जिसके अंडर गुजरात के जामनगर में 168 मेगावाट का डेटा सेंटर एस्टैब्लिश किया जाएगा। और इसका सबसे बड़ा वैल्यू डेटा सॉवरेंटी में है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, टेलीकॉम और डिफेंस जैसे सेक्टर्स में कंपनी सेंसिटिव डेटा को फॉरेन क्लाउड सर्वर्स पर स्टोर करने को लेकर रेगुलेटरी स्क्रूटिनी फेस करती आ रही है।
रिलायंस और मेटा का मॉडल इन कंपनीज को यह ऑप्शन दे सकता है कि वो अपना डेटा इंडिया के अंदर ही प्रोसेस कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिलायंस और अडानी दोनों फाउंडेशनल एआई मॉडल्स बनाने की रेस में नहीं उतरना चाहते। वो सिलिकॉन वैली या चाइना की कंपनीज की तरह बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाकर अपना चैट जीपीटी टाइप मॉडल डेवलप करने के बजाय एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहते हैं। इसीलिए मेटा के एंटरप्राइज एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग में एंट्री के चलते अब अडानी और अंबानी की राइवलरी गूगल और मेटा के साथ अलायंसेस, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी तक एक्सटेंड हो रही है। तीसरी स्टोरी में अमेरिका से टैरिफ्स लगने के बाद इंडियन श्रिम्प एक्सपोर्टर्स ने सिर्फ डैमेज कंट्रोल नहीं किया, बल्कि नए मार्केट्स ढूंढकर अपनी एक्सपोर्ट ग्रोथ को वापस ट्रैक पर लाया है। इंडिया के फ्रोजन श्रिम्प एक्सपोर्ट्स में अमेरिका का शेयर लगभग 40% से भी ज्यादा रहा है। इसलिए यूएस पूरी मार्केट इंडस्ट्री का बैकबोन था। प्रोसेसिंग कैपेसिटी, बायर रिलेशनशिप्स और प्राइसिंग सब कुछ लार्जली यूएस डिमांड के अराउंड ना बिल्ड हुआ करता था। इसी वजह से जब यूएस टैरिफ्स का इंपैक्ट आया तो FY 25-26 में फ्रोजन श्रिम्प का अमेरिका में एक्सपोर्ट्स करीब 17% डाउन हो गया। किसी भी कमोडिटी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए इतना बड़ा डिक्लाइन सीरियस कंसर्न माना जाता है, लेकिन फिर ओवरऑल श्रिम्प एक्सपोर्ट वैल्यू लगभग 10% रिकवर भी हुई है। और इस रिकवरी की वजह थी नए एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस जैसे वियतनाम और बेल्जियम। वियतनाम के एक्सपोर्ट्स लगभग 50% बढ़ के $421 मिलियन तक पहुंच गए, जबकि बेल्जियम को एक्सपोर्ट 69% बढ़ के $342 मिलियन हो गए। इसके अलावा चाइना और जापान ने भी यूएस मार्केट से हुए लॉसेस को एब्जॉर्ब किया। लेकिन यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग डिटेल समझना जरूरी है कि वियतनाम और बेल्जियम सिर्फ फाइनल कंज्यूमर्स नहीं है। वियतनाम एक मेजर सी फूड प्रोसेसिंग और री एक्सपोर्ट हब है, जबकि बेल्जियम यूरोप के ब्रॉडर सप्लाई चेन का एक इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट माना जाता है। इसका मतलब ये सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन ही नहीं है, बल्कि ग्लोबल ट्रेड रूट्स भी शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन क्या एक्सपोर्टर्स को नए मार्केट्स में अपना माल सस्ते में बेचना पड़ा? क्योंकि अक्सर जब कंपनीज नए बायर्स ढूंढती हैं तो वॉल्यूम्स मेंटेन करने के चक्कर में प्राइसेस कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। लेकिन अवेलेबल डेटा कुछ और ही पिक्चर दिखाता है। बेल्जियम में एवरेज एक्सपोर्ट वैल्यू लगभग $6.7 पर किलोग्राम से बढ़ के $6.9 हो गई। चाइना में यूनिट वैल्यू लगभग स्टेबल रही। वियतनाम में भी स्लाइट इंक्रीज देखने को मिला, जबकि जापान में सिर्फ छोटा सा डिक्लाइन हुआ। हाँ, एक्सपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि यूनिट वैल्यूज को डायरेक्टली प्राइसेस नहीं मानना चाहिए। प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोसेसिंग लेवल, कॉन्ट्रैक्ट टाइमिंग और शिपमेंट मिक्स जैसे फैक्टर्स को भी कंसिडर किया जाना चाहिए। लेकिन इतना जरूर क्लियर है कि एक्सपोर्टर्स को एग्रेसिवली डिस्काउंटिंग करके बिजनेस नहीं बचाना पड़ा। अब अगला चैलेंज इस डाइवर्सिफिकेशन को सस्टेनेबल बनाना है, जिसके लिए सिर्फ कंपेटिटिव प्राइसिंग नहीं बल्कि कंसिस्टेंट सप्लाई, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और फूड सेफ्टी भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। इंडिया ने फिशरीज और एक्वाकल्चर के लिए नेशनल फ्रेमवर्क ऑन ट्रेसेबिलिटी इंट्रोड्यूस किया है। इस डिजिटल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है सी फूड को फार्म या कैच से लेकर कस्टमर तक ट्रैक करना, यानी ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस दोनों इंप्रूव हो सके। बट ओवरऑल इंडिया के श्रिम्प एक्सपोर्टर्स ने यह दिखा दिया कि एक बड़े टैरिफ शॉक के बाद भी बिजनेस को नए मार्केट्स की तरफ शिफ्ट किया जा सकता है। वेल, दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। अगर आपको ये स्टोरीज पसंद आई तो गिव दिस वीडियो अ लाइक, और ऐसे ही वीडियोस रोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू अपस्टॉक्स। मेरा नाम है महर्षि। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.